नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं और सीधा रुख करेंगे इस वक्त अहम सुर्खियों का। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज, सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। डीएनए जांच के लिए पीड़ितों के परिजन पहुंचे अस्पताल। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अब से थोड़ी देर में दिल्ली के आयुष मंत्रालय के योग कनेक्ट हाइब्रिड ग्लोबल समिट की होगी शुरुआत। योग गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञ समेत कई दिग्गज हो रहे हैं शामिल। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, 451 ऑफिसर कैडेट हुए पास। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, वायुसेना प्रमुख हुए शामिल। इजरायल ने फिर किया ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ठिकानों पर हमला। ईरान ने भी दागे 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल। और सुरुचि इंदर सिंह ने म्यूनिख में जारी शूटिंग विश्व कप में जीता स्वर्ण। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रही शीर्ष पर। प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक। और चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच और तेज हो चुकी है। इस हादसे की जांच की कमान भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की टीम के हाथों में है। इसके साथ ही जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। उच्च स्तरीय समिति दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाएगी। ये यांत्रिक विफलताओं, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, विनियामक अनुपालन और अन्य कारणों सहित और दूसरे कारकों का भी आकलन करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त एसओपी तैयार करने पर उच्च स्तरीय समिति का फोकस रहेगा। एसओपी में इसके लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जांच में अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी सहयोग कर रहा है, तो ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर ही एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया। नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया, जहां हादसे के समय विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू आज हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और मंत्रालय के साथ ही संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और इसी क्रम में पीड़ितों के परिजन डीएनए सैंपल देने के लिए अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज भी पहुंच रहे हैं। डीएनए सैंपलों की जांच के बाद मृतकों की सटीक पहचान संभव हो पाएगी। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर श्रद्धांजलि दी गई। तो विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है लंदन में भारतीय उच्चायोग के आगे। और चलिए अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में अब से कुछ ही देर में दिल्ली के विज्ञान भवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रताप राव जाधव भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारत और विदेश से योग गुरु, नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, व्यापारिक दिग्गज, शोधकर्ता और दुनिया भर से विशिष्ट लोग भाग लेने वाले हैं। योग कनेक्ट 2025 सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान और स्वास्थ्य समुदाय वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही इसमें 1000 से ज्यादा प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से ज्यादा देशों के योग, स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और कल्याण के क्षेत्रों के जाने माने विशेषज्ञ
इस सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही योग कनेक्ट सम्मेलन का मुख्य आकर्षण योग क्षेत्र के दिग्गजों की भागीदारी होगी, जिसमें स्वामी बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, HR नागेंद्र, भिक्खु संघसेना और भारत भूषण भाग लेंगे। कार्यक्रम का समन्वय योग क्षेत्र के शीर्ष शोध निकाय और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद कर रहा है। शिखर सम्मेलन में पिछले 1 दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रभावी संबंधी राष्ट्रव्यापी अध्ययन संबंधी योग प्रभाव रिपोर्ट जारी की जाएगी। साथ ही शिखर सम्मेलन में योग से जुड़े कई विषयों पर अलग अलग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए योग पर एक सत्र होगा। एक अन्य सत्र में सामान्य योग नियमों का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रभाव पर का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा योग तकनीक, सभी के लिए योग दृष्टि, योग और इसके अनुप्रयोग विषय पर भी चर्चा होगी। योग और जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण सत्रों में विशेष है। इसके अलावा योग, वाणिज्य और उद्योग पर सत्र में स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्यापारिक दिग्गज भी चर्चा करेंगे। योग कनेक्ट 2025 में 3 महत्वपूर्ण ज्ञान कोश का अनावरण किया जाएगा। योग का दशक भर में पड़ने वाले प्रभाव पर ई-बुक, योग अनुसंधान के विज्ञानमितीय साइंटोमेट्रिक विश्लेषण पर एक रिपोर्ट और देशी वृक्षों के महत्व पर पुस्तिका भारतीय वृक्ष वैभवम का भी अनावरण होगा। और अब बात उत्तराखंड की, जहां देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई और इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने भी अपने सैन्य जीवन की शुरुआती ट्रेनिंग IMA से ही ली थी। वो दिसंबर 1990 में IMA से पास आउट हुए थे। अब लगभग 34 साल बाद वो उस ऐतिहासिक मैदान पर बतौर रिव्यूइंग अफसर लौटे। इस कार्यक्रम में 419 ऑफिसर भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। कुल 451 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 32 अन्य देशों के भी हैं। परेड के दौरान विभिन्न पुरस्कार भी वितरित किए गए। आज पीपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ ही 156वें रेगुलर कोर्स और 139वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 451 ऑफिसर कैडेट सेना में शामिल होंगे। आज की परेड के साथ ही IMA के नाम देश विदेश की सेनाओं को 66,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। इनमें मित्र देशों को दिए गए करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। इसी के साथ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने तेलंगाना में डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड में भाग लिया। फ्लाइट कैडेटों के नवीनतम बैच के प्रशिक्षण के पूरा होने के उपलक्ष्य में इस संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया था। समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और एक मित्र देश के विभिन्न शाखाओं के स्नातक कैडेटों को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। संयुक्त स्नातक परेड प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित की जाती है, ताकि वायुसेना में नए अधिकारियों को औपचारिक रूप से शामिल किया जा सके। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब मौसम से जुड़ी खबरों की। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी के तेवर से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि झुलसा देने वाली धूप और तपिश का दौर खत्म हो रहा है। अगले 3 दिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे तापमान में कमी आएगी और इस बीच दिल्ली में पिछले 4 से 5 दिन से भीषण गर्मी और लू का कहर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कल सबसे अधिक 49.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी तापमान 44 और 45 डिग्री के पार था।
दरअसल मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 जून यानी आज और कल तापमान में गिरावट आएगी। इन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म विद रेन का भी पूर्वानुमान है, जिससे मौसम राहत भरा रहेगा। 16 और 17 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके साथ ही 18 और 19 जून को भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश इस वक्त सख्त गर्मी की मार झेल रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूलों को 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसून की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो चुकी है। जहां मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मानसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई है। इसके बाद मानसून ने तेजी से महाराष्ट्र, मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है, तो वहीं यूपी के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी बारिश हुई है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई हिस्से बारिश में भीग गए। धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। पिछले हफ्ते शिमला समेत तमाम इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का यहां लोगों ने एहसास किया। लेकिन अब बारिश की फुहारों से तापमान में गिरावट आई है। और अब बात राजस्थान की, जहां लोग गर्मी से हाल बेहाल है। हालांकि राज्य के जैसलमेर में रिमझिम बारिश से थोड़ी राहत मिली है। भीषण गर्मी के बाद शहर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गई हैं। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजने लगे और यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने एक बयान में कहा कि कुछ देर पहले इजराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए। नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजराइल की मीडिया के अनुसार हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं 34 लोग मामूली रूप से घायल हुए। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी करके बताया कि ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था और इजराइल के हमले राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा थे। डैनी डैनन ने कहा कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन कर सकता है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैकॉय पेट ने कहा कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मैकॉय पेट ने कहा कि अमेरिका को इजराइल के शुरुआती हमलों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका सैन्य रूप से शामिल नहीं था। और इन सब के बीच कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई। इस बात की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। ईरान सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल दाग चुका है और इस बीच दोनों देशों के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फोन पर बातचीत हुई है।
दोनों देशों के नेताओं ने भारत के विदेश मंत्री से बात कर अपनी अपनी स्थिति से अवगत कराया और अपना अपना पक्ष रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। सीबीआई एक ड्रग तस्कर को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाने में सफल रही है। ताहिर सलीम डोला नामक एक ड्रग तस्कर की मुंबई पुलिस को तलाश थी। इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। शुक्रवार को डोला को दुबई से उड़ान संख्या AI 984 से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। डोला पर महाराष्ट्र के सांगली में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री संचालित करने का आरोप है। फैक्ट्री पर पुलिस के छापे के दौरान 25.22 लाख रुपए मूल्य की 126.141 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गई थी। वो विदेश से ही फैक्ट्री संचालित करता था। बाद में उसके UAE में होने का पता चला। वहीं भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए समर्पित BMHRC में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से ज्यादा हिस्सा पूरा करने में सक्षम होंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में BMHRC की पहल। सौर ऊर्जा से पूरी होगी अस्पताल की 20% से अधिक बिजली आवश्यकता। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल के लिए समर्पित है BMHRC। परियोजना ICMR के निर्देशों के तहत संचालित। परियोजना संस्थान की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को करेगी पूरा। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए समर्पित भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र अब हरित ऊर्जा की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा चुका है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए BMHRC में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से अधिक हिस्सा स्वयं पूरा करने में सक्षम होंगे। ये पहल भारत सरकार के ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप है। यह परियोजना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देशों के तहत संचालित की जा रही है, जिसमें परिषद के सभी संस्थानों को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर उन्मुख किया जा रहा है। BMHRC में ये सोलर प्लांट्स NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है और उन्होंने आह्वान किया है कि सभी सरकारी संस्थाएं, सभी लोग अपने घरों में इस तरह से, आप जानते हैं कि सूर्य को जो है हम लोग पूजनीय मानते हैं और एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो शायद ख़त्म नहीं होगा, और जितनी हमारे पर्यावरण को लेकर बचाने का और क्लाइमेट चेंज, इन सब को देखते हुए सभी आज की आवश्यकता थी कि जो है BMHRC में भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है सोलर एनर्जी, उसका यूज़ शुरू करें। BMHRC के मुख्य भवन, ऑडिटोरियम, डॉक्टर्स हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल और अन्य संरचनाओं की छतों पर ये सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। इनकी स्थापना लगभग 4500 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही है। अनुमान है कि इन सोलर पावर प्लांट से रोजाना लगभग 2200 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जबकि अस्पताल की दैनिक बिजली खपत करीब 10,000 यूनिट है। ये योजना न सिर्फ ऊर्जा की बचत में मदद करेगी, बल्कि प्रदूषण रहित और सतत ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगी। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल ये करीब 87 एकड़ जमीन में बना हुआ है और ये गैस विक्टिम्स की फ्री ऑफ कास्ट और जनरल पब्लिक की सेवा के लिए बनाया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलेगा कि करीब 200 से ऊपर प्रजातियों के यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स हैं और सारी चीज़ें थी। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि ग्रीन एनर्जी हमको चाहिए, उस विजन के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना आई जिसमें NTPC के द्वारा ये कहा गया कि BMHRC को भी उस योजना में सम्मिलित किया जाएगा और यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगेंगे। परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ये रूफटॉप सोलर सिस्टम पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगा। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ संस्थान की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को भी स्थायी रूप से पूरा करेगी। सौर ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सामने जो लक्ष्य हैं वो काफी बड़े हैं। उन लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे प्रयास होना बेहद जरूरी है।
भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के ये प्रयास भी उन्हीं में से एक हैं। कैमरामैन विजय शर्मा और गौरव निरूकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज विश्व रक्तदान दिवस है। आइए आपको बताते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त चढ़ाने के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। क्यों आवश्यक है रक्तदान करना, स्वैच्छिक रक्तदान की क्या उपयोगिता है और कैसे होती है रक्तदान की प्रक्रिया, ये देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। इसका उद्देश्य है रक्तदान के महत्व के विषय में जानकारी देना और सभी को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूक करना। रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। हम जब भी आप किसी भी रक्तदान केंद्र में आते हैं तो हम आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ चेक करते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर आपसे रक्त लिया जाता है। एक बार जब आप रक्तदान करते हैं तो उसको दोबारा आपके शरीर में पूरा तरीके से बनने के लिए 3 महीने का समय लगता है एक मेल में, जबकि फीमेल में 4 महीने का समय है। एक नॉर्मल इंसान के शरीर में 5000 से 6000 ml का रक्त होता है, 5 से 6 लीटर का। उसमें से 350 या 450 ml रक्त निकलता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। रक्त हमारे शरीर में उपस्थित जीवनदायी तरल पदार्थ है जो जीवन का आधार है। रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है। रक्त एक शारीरिक तरल संयोजी ऊतक द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार प्रवाहित होता रहता है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। रक्तदान एक सरल प्रक्रिया है जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्तदाता को किसी प्रकार की समस्या या तकलीफ नहीं होती। वो आधे घंटे में ही घर जा सकता है। रक्तदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 65 साल से कम है। रक्तदान से पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपने कुछ खाना खाया हो और पानी अच्छे से पिया हो। अगर आपको कोई लंबी बीमारी चल रही है, जैसे दिल की बीमारी है या दिमाग की बीमारी है, या आपको कोई कैंसर है, कोई हार्ट अटैक पहले आया हो, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या आपको कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है लेकिन आप दवाइयों के बेसिस पे वो कंट्रोल्ड है, कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो आप उसमें रक्तदान कर सकते हैं। आप आगे आइए, वॉलंटरी स्वैच्छिक रक्तदान करिए। स्वैच्छिक रक्तदान बहुत ही सुरक्षित रक्तदान होता है, उससे आप करिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उससे जो हमारे मरीज हैं उनको जो कंटिन्यूसली आपके रक्त के बेसिस पे ही जिंदा रह सकते हैं, जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, तो उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। खून की मात्रा डोनर के सरप्लस ब्लड से ली जाती है जो 21 दिन में दोबारा बन जाता है। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त में 4 लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचा सकता है। रक्तदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे खेल से जुड़ी खबरों की। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह ने म्यूनिख में जारी शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सुरुचि ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक रहा। वहीं भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम को 3-2 से शिकस्त देकर यूरोप दौरे में अपना लगातार तीसरा गेम जीत लिया है। हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए इस मुकाबले में भारत की ओर से सोनम लालथनपुंगी और कनिका सिवाच ने गोल दागे, जबकि बेल्जियम के लिए मैरी गोइंस और मार्टे मैरी ने गोल किए। भारत ने दौरे के शुरुआती गेम्स में 3-2 से बेल्जियम को हराया था। अगले मैच में उसने बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से एक और करीबी जीत दर्ज की थी। बेल्जियम पर लगातार 3 जीत के बाद अब भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम अपने यूरोप दौरे में 14 जून को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। ये मैच FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 के लिए भारत की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दिसंबर 2025 में चिली के सेंटियागो में होने वाला है। भारत को शोपीस टूर्नामेंट के लिए
पूल सी में पूर्व चैंपियन और मजबूत दावेदार जर्मनी, आयरलैंड और छोटे नामीबिया के साथ रखा गया है। प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार 24 टीम हिस्सा लेने जा रही हैं, जिसके लिए निर्धारित कार्यक्रम में टीमों को 4-4 के 6 पूल में रखा गया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।